डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चॉपर कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करें अभी तक हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें यह है कि डीसी ड्राइव्स में स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव्स के बारे में हम बात करें तो डीसी मशीन या डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने स्टडी किया कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और तीसरा यहाँ पे आता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जो कि सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल मेथड है। तो उस मेथड को यूज करने के लिए हमारा उसमें निकल के आता है जो हमारी बेसिक इक्वेशन है, EV इक्वल टू 85J/60 है, या फिर हम कहें EV इक्वल टू K⍵M। और दूसरा टॉर्क हमारे पास आता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू phi I है, या टॉर्क इक्वल टू KI है अगर फ्लक्स या फील्ड कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे आता है कि हम जो वोल्टेज को अगर हम कम कर आर्मेचर की वोल्टेज को जैसे ऐसे करके हम कम करते हैं रेटेड वैल्यू से, तो मोटर की स्पीड उसी प्रोपोर्शन में कम होती आती है। तो इस मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास कन्वेंशनल जो सबसे पहले मेथड था वो मेथड हमारे पास ये रहा कि वोल्टेज को अगर हमें कम करना है तो एक वोल्टेज डिवाइडर लगा लें, क्योंकि डीसी के केस में, डीसी सप्लाई के केस में हमारे पास ट्रांसफार्मर तो होते नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर होते तो ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन अब अगर हमें कंट्रोल डीसी चाहिए तो कन्वेंशनल मेथड हमारा ये है कि वोल्टेज डिवाइडर लिया, एक रियोस्टेट लिया, रियोस्टेट के दोनों एंड के बीच में हमने वोल्टेज अप्लाई किया और उसके एक टर्मिनल को बीच में से जो वेरिएबल टर्मिनल है उससे और एक फिक्स टर्मिनल के बीच में हम वोल्टेज लें तो वेरिएबल वोल्टेज मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि जितनी भी हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी हमारी रियोस्टेट में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें हमारी खर्च हो जाती है। लेकिन जब से हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवेंट हुआ तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवेंट होने के बाद में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आई और हमारे पास डिफरेंट कन्वर्टर्स का यूज करके हम वेरिएबल सप्लाई, चाहे हमारे पास AC और DC हो, दोनों बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल होने लगे। अब जब बात करें डीसी ड्राइव की, इतनी हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, मीन्स जो हमें मशीन में वोल्टेज लगानी है वो हमें चाहिए कंट्रोल डीसी। तो कंट्रोल डीसी लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहे। एक तो ये है कि हमारे पास जो सप्लाई है, सप्लाई अगर AC है तो सप्लाई AC को कंट्रोल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर या फिर कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई AC की बजाय DC है, मतलब फिक्स DC है, तो उससे हम कैसे करके कंट्रोल DC लेके आएंगे और कंट्रोल DC हमारे पास जो आएगी या फिर वेरिएबल DC जो आएगी तो उससे हम डीसी मोटर की स्पीड को कैसे करके कंट्रोल करेंगे। तो वो कन्वर्टर जो डीसी को, डीसी मीन्स फिक्स डीसी को, दूसरी वाली डीसी मीन्स वेरिएबल या कंट्रोल डीसी में कन्वर्ट करे उसको हम कहते हैं चॉपर। तो चॉपर में हमारे पास अब फिर ये ट्रांसफार्मर की तरह नहीं है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज को एक लिया और उस स्टेप को कम या ज़्यादा कर दिया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हमारे पास कन्वर्टर्स हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा यूज होता है स्विच। फॉर सम टाइम वी अप्लाई टोटल वोल्टेज टू द सर्किट एंड फॉर द अदर टाइम हम पूरी वोल्टेज को वहाँ पे या पावर सप्लाई को वहाँ पे हम रोक लेते हैं और जब पूरे साइकिल का एवरेज निकाला जाता है तो हमारे पास जो भी आउटपुट निकल के आती है, डीसी आउटपुट जो भी निकल के आई वो एक वेरिएबल डीसी हमारे पास निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम इसका एक सिंपल चॉपर सर्किट लेके और उसका हम सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका बेसिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखें तो बेसिक सर्किट डायग्राम हमें पता है दिस इज इनपुट डीसी सप्लाई जो कि फिक्स है और इसके साथ में ये रहा यहाँ पे RLE लोड, जिसको कि हम यहाँ पे हम डीसी मोटर का आर्मेचर लेके चले। RA इज
इक्विवेलेंट आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, LA इक्विवेलेंट आर्मेचर सर्किट inductance, and EB is the back EMF of the DC motor. ये बीच में यहाँ पे जो लगाया ये स्विच, इस स्विच से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखें कि ये रही हमारे पास इनपुट सप्लाई और ये रहा हमारे पास लोड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सीरीज में हमने एक स्विच लगा दिया। अगर ये स्विच ऑन है इट मींस ये वाली सप्लाई जो हमारे पास इनपुट सप्लाई है ये आउटपुट के साथ में कनेक्ट हो गई सीधे कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर की तरह, और जब हमने इसको ऑफ कर दिया तो बीच में ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया इट मींस आउटपुट में हमें वोल्टेज अब नहीं मिल पाएगी। तो जो इस स्विच को ही हम यहां पे चॉपर कहते हैं, तो अब इसका हमारे पास कैसे करके हमारे पास इसकी स्कीम चलेगी वो ये है कि लेट से कि हमने टी ऑन टाइम के लिए हमने सर्किट को ऑन किया, इस स्विच को ऑन किया, ये स्विच एस, जब हमने इस स्विच एस को ऑन किया तो ये वाला कनेक्शन हमारे पास ऐसे करके आया, तो आउटपुट में हमारे पास जो वोल्टेज आई लेट से दिस इज VA, तो VA जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी वो पूरी की पूरी जो यहाँ पे V है ये पूरी की पूरी V हमें आउटपुट में यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे इनपुट दिखाया है, इनपुट विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट जिसका मैग्नीट्यूड V है, और यहाँ पे हम देखें जब हमने ऑन कंडीशन में यहाँ पे हमने किया हुआ है तो ऑन कंडीशन में पूरी की पूरी इनपुट वोल्टेज आउटपुट पे एज इट इज आ गई। ठीक है, अब फिर कुछ टाइम के लिए जिसको हम टी ऑफ कहते हैं, टी ऑफ टाइम के लिए, तो टी ऑफ टाइम के लिए हमने क्या किया, इस स्विच को ऑफ कर दिया। जब हमने स्विच ऑफ कर दिया इट मींस इनपुट इज नो मोर कनेक्टेड टू द आउटपुट, और जब ये इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड है नहीं है तो इट मींस आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गई वो हमारे पास हो गई जीरो। सो इट मींस इस ड्यूरेशन में ये वोल्टेज हमारे पास आ गई जीरो एंड द साइकिल कंटिन्यूज, तो हमारी ये साइकिल जो कंटिन्यू रहेगी तो ऐसे करके हमारे पास आउटपुट मिलता रहेगा। इट मींस फॉर टी ऑन टाइम पूरा का पूरा वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज पूरी दिस अपीयर्स अक्रॉस द आउटपुट, और यहाँ पे ऑफ टाइम के लिए ये वोल्टेज जीरो हो जाती है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम ये देखें कि जो नेट इसका एवरेज जो आएगा वो एवरेज जो होगा वो एवरेज जीरो और इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। उसको हम देखते हैं कितनी वैल्यू इसकी हमारे पास आती है। अगर लेट से ये हमारे पास आ गया वी एवरेज, हम यहां पे इसको करने के लिए कि इसको हम देखें कि अगर टी ऑन हमारे पास पूरे फुल टाइम के लिए इसको ऑन रखते हैं, तो जब पूरे टाइम के लिए ऑन रखेंगे तो इट मीन ये पूरा का पूरा वी एवरेज की वैल्यू वी के इक्वल आ गई, और हम फुल टाइम के लिए इसको ऑफ रख रहे हैं तो वी एवरेज इक्वल टू जीरो, और इन दोनों के इन बिटवीन वी एवरेज मींस आउटपुट वोल्टेज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं अक्रॉस द आर्मेचर, इट कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू द डीसी सप्लाई वोल्टेज, इट मींस वी, जीरो से लेकर वी तक की हम कोई सी वोल्टेज आउटपुट यहां से हम ले सकते हैं। अब इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है विच इज कॉल्ड चोपर ड्यूटी फैक्टर, जिसको कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इन सम बुक इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल के, इन सम बुक इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, या कहीं से भी इसको डिनोट करें, लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल डेल्टा से इसको डिनोट कर रहे हैं। डेफिनेशन सभी में हमें इक्वल रहेगी, उसकी हमें जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पहले हम यहाँ पे एवरेज वोल्टेज का आउटपुट निकालें, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज इस वेवफॉर्म को देख के हम यहाँ पे अगर निकालते हैं तो वी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर टी पूरे साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करें ये आउटपुट वोल्टेज को, तो दिस इज वी ए डी टी डिवाइडेड बाई जीरो से टी तक का टाइम टी, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे हम देखें वी ए की वैल्यू फ्रॉम जीरो से टी ऑन तक, जीरो से लेकर टी ऑन तक टोटल वोल्टेज की वैल्यू V है विच इज फिक्स वैल्यू V, सो दिस इज V dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम टी ऑन से लेकर टी ऑन प्लस टी ऑफ मींस कैपिटल T, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है जीरो dt डिवाइडेड बाई कैपिटल T, जो टाइम हमारा पीरियड यहाँ पर है, ये जीरो को तो हम यहाँ पे जीरो ही हो गया,
और क्योंकि V की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, सो वी हैव दिस V एवरेज इक्वल टू V इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल T। और इसी को हम यहाँ पे जो टी ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल T है, इट मींस ऑन पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पीरियड, इसको हम डिनोट करते हैं बाई लेटर डेल्टा एंड विच इज कॉल्ड चोपर ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी फैक्टर। तो इस तरह से चोपर ड्यूटी फैक्टर डेल्टा इज डिफाइंड एज टी ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल T, या इसको हम मान के ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे टी ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल T हमारा हो गया टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब इसकी हम ये देखें कि इसके हिसाब से हमारे पास करंट की वेवफॉर्म हमारे पास कैसे करके होगी। अगर लोड हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव होता, तो प्योरली रेजिस्टिव लोड होने में हमें मालूम है B इक्वल टू आई आर वहां पर फॉलो होगा। इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस तो जैसी वोल्टेज की वेवफॉर्म वैसी ही करंट की वेवफॉर्म हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, तो इंडक्टर लगाने के बाद में हम जनरली ये मान के चल लेते हैं, जब प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत हद तक वो सही ठीक रहता है कि व्हेन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस LA इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ RA। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो उस केस के लिए रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर लें, तो मालूम हमें इंडक्टेंस की हाई प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट चेंज इन करंट, तो हम वहां पे करंट को एक स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट वैल्यू को हम एज्यूम करके चलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली या फिर हम थ्योरेटिकली इसको हम ये देखें कि सचमुच में ऐसा नहीं होता। वाली बात अलग है कि उसका वेरिएशन वहां पर कम हो, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है जिसको हम रिपल कहते हैं। तो रिपल की वैल्यू या फिर फ्लक्चुएशन इन द करंट, वो कुछ ना कुछ हमारे पास होती है। अब हमारी जब हम डीसी ड्राइव के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे होता है कि फाइनली हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है मींस चेंज इन करंट, वो कैसे कैसे करके हो रहा है, कैसे करके इसका वेरिएशन रहेगा। तो हम एक्चुअल इस लोड के लिए RLE लोड के लिए या फिर आर्मेचर और डीसी मोटर के लिए उसका वेरिएशन कैसे होगा, हम इसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले हम यहाँ पे ये चीज देखें कि हमारे पास जो चोपर है, तो चोपर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इन मेथड्स का यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के यहाँ पे मेथड आते हैं। एक तो आता है TRC, दैट इज द टाइम रेशियो कंट्रोल, और दूसरा हमारा होता है करंट लिमिट कंट्रोल या CLC। डिटेल में हम दोनों के बाद में जाएंगे। पहले हम यहाँ पे हम देखते हैं कि टी जो बेसिक इसी चीज के लिए मान के चल रहे हैं कि TRC टाइम रेशियो कंट्रोल, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टी ऑन और टी ऑफ है, हमें इनकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके मींस डेल्टा की वैल्यू को चेंज करके और टाइम पीरियड टी की वैल्यू को चेंज करके हमें कंट्रोल करनी है वी एवरेज की वैल्यू। और वी एवरेज की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो उससे हमारे पास स्पीड ऑफ डीसी मोटर ये हमारे पास चेंज हो जाएगी या फिर कंट्रोल हो जाएगी। तो हम इसकी पहले एनालिसिस करें। एनालिसिस में हम यहाँ पे देखेंगे इसकी करंट की वेवफॉर्म कैसे करके आएगी। अभी जब एनालिसिस यहाँ पे देखें, पहले हम इसके लिए बात करते हैं कि यूजिंग TRC या टाइम रेशियो कंट्रोल, जिसको हम पल्स विद कंट्रोल भी कहते हैं। बेसिक तो ऑपरेशन मैंने बता ही दिया था कि जब ये स्विच या फिर जिसको हम इस स्विच को ही कंट्रोल स्विच को यहाँ पे चोपर कहते हैं, तो जब इस चोपर को ऑन किया जाता है तो उसके इसके लिए पूरी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आ गई V, और जब इसको हम ऑफ रखेंगे तो ये यहाँ पे ऑफ आ गए। मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है लोड की जगह आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर, जो कि अगेन दिस इज RLE लोड है। जब हम एनालिसिस करें तो RLE को इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एनालिसिस हम यहाँ पे इसकी देखें वर्किंग, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी पूरी वर्किंग को, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा दो तरह के हमारे पास सर्किट रहेंगे। एक की ऑन में जब इसको हमने ऑन किया हुआ है, जब की ऑफ जिसमें हमने इसको ऑफ किया हुआ है, तो पूरे के पूरे टाइम पीरियड को यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड है, इसको हम दो इंटरवल में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटरवल। ड्यूटी इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू
0 से लेकर t इक्वल टू टी ऑन तक, या हम कहें कि बिटवीन 0 से टी ऑन, इसके बीच का जो हमारे पास 0 से टी ऑन तक के बीच का जो हमारे पास इंटरवल है, इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटरवल। तो ड्यूटी इंटरवल में यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्विच या फिर ये हमारे चोपर, इट एक्ट्स एज ऑन स्विच। ऑन अगर स्विच है तो इट मीन यहां से यहां तक ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इट मीन ये जो वोल्टेज V है, ये पूरी की पूरी वोल्टेज V appears across this आर्मेचर। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये आया, अब आर्मेचर के लिए हमें मालूम है, आर्मेचर को हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ RA, LA एंड EB। अब यहाँ पे RA से तो हमें मतलब इतना ज्यादा नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम देखें, जब हमारा यहाँ पे इंडक्टेंस LA आया, तो LA की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जैसे कोई करंट जाता है तो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस जब सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, तो जितनी जैसी सप्लाई इसके अंदर लगेगी तो इंडक्टेंस जो होगा अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने लगेगा, एनर्जी को स्टोर करने लगेगा। इट मींस उसकी जो करंट है वो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करने में अभी हम बाद में इसकी एग्जैक्ट वेवफॉर्म बाद में देखेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल आती है। तो यहाँ पे इट मींस जब यहाँ पे हमने 0 से लेके यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात करूँ कि हमने मोटर को पहले से चला रहे हैं, तो इट मींस जो हमारे पास करंट की वैल्यू इट फ्लक्चुएट बिटवीन वन मिनिमम एंड वन मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स से कि ये जब इसको हमने ऑन किया है, ऑन करने से पहले यहाँ पे जो करंट की वैल्यू थी वो आई मिनिमम थी। तो जैसे ही हमने इसको स्विच को एस को ऑन किया, मींस सप्लाई जो थी हमारे पास डीसी सप्लाई, इट अपीयर्स अक्रॉस द आर्मेचर डीसी मोटर, तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। करंट एक्सपोनेंशियली यहाँ पे इंक्रीज करेगा एंड विल कम टू अ वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से व्हिच इज डिनोटेड बाय आई मैक्स। तो करंट हमारे पास दिस इज IA, और ये हमारी वैल्यू यहां पे हमने V की ली हुई थी, दिस इज V, दिस इज V। तो इट मींस ड्यूरिंग ड्यूटी इंटरवल के टाइम में जब हमारी पास सप्लाई इसके साथ यहाँ पे लगी हुई है आर्मेचर के साथ में, तो करंट इसमें इंक्रीज करेगा, और जो हमारे पास करंट जो इसके अंदर गया इंडक्टेंस के अंदर, तो इंडक्टेंस विल स्टोर एनर्जी LI स्क्वायर के हिसाब से, हाफ LI स्क्वायर के हिसाब से, और इसकी एनर्जी हमारे पास जो स्टोर होगी तो उसकी वजह से एक मैक्स वैल्यू I मैक्स यहाँ पे आएगी। अब दूसरा वाला हमारे पास इंटरवल क्या आता है, T ऑफ का। अब T ऑफ मीन्स इसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग इंटरवल। अब बात आती है फ्री व्हीलिंग का मतलब होता क्या है। दूसरा हमारा आ गया, पहले हम इस चीज को हम दोबारा से बताएंगे कि फ्री व्हीलिंग होता क्या है। ये दूसरा हमारा जो इंटरवल आया नंबर 2, दिस इज फ्री व्हीलिंग इंटरवल हमारा है, मतलब T ऑन से लेकर T ऑन प्लस T ऑफ तक। तो अब इसमें हमने क्या बताया कि इस वाले जब इंटरवल के अंदर इस स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, जब इस स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो इट मींस ये वाला सर्किट है जो सप्लाई वाला सर्किट, दिस इज नो मोर कनेक्टेड टू द लोड, और हमारे पास स्थिति जो पोजीशन हमारे पास ऐसे करके आई। अब ऐसे करके यहाँ पे आई, इट मींस यहाँ पे हम इनपुट कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हमारे पास इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी हमारे पास ने बताई थी। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इट रजिस्ट द चेंज इन करंट। तो दूसरा एक काम और हुआ था, हमने बताया था जब ये T ऑन के पीरियड में जब इसका करंट हमारे पास सप्लाई से मोटर के अंदर गया, इंडक्टेंस के अंदर गया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी थी। इट मींस इसके अंदर हाफ LI स्क्वायर जो करंट की वैल्यू थी, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब वो वाली एनर्जी स्टोर होने की वजह से
अब उस एनर्जी का यूज करके ये इंडक्टेंस विल ट्राई कि इसका जो करंट है वो करंट एब्रप्टली जीरो पे ना आए। तो अब क्या होगा, अब ये करंट अब डिक्रीज होना चालू होगा। जब डिक्रीज होगा तो जो वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर जो होता है एल डी आई बाई डी टी, तो पहले जब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, जो पोलरिटी थी वो इसके सप्लाई के अपोजिट थी, तो अब क्या होगा, इसकी पोलरिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी और अब ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इट मींस इंडक्टर ऐसे करके फोर्स करेगा कि करंट इसमें से इसी डायरेक्शन में ऐसे करके चलता रहे। पहले भी इंडक्टेंस के थ्रू करंट डायरेक्शन ये थी, लेकिन जब वोल्टेज हमारे पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ऊपर प्लस नीचे माइनस की पोलरिटी थी, लेकिन अब क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज करने में डीआईवीटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई, करंट की वैल्यू अब डिक्रीज कर रही है। तो इट मींस अब पोलरिटी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गई और उस पोलरिटी की वजह से अब ये ईबी को अपोज करके हमारे करंट यहाँ पे चालू हो जाएगा और यहाँ पे हम देखें ऐसे करके जा रहा है। तो इट मींस ये फ्रीव्हीलिंग डायोड ये फॉरवर्ड बाइज हो गया और फॉरवर्ड बाइज यहाँ पे हो गया। इट मींस अब करंट ऐसे करके यहाँ पे चलेगी। जब करंट ऐसे करके यहाँ पे चल रही है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी थी वो वाली एनर्जी एक तो ईबी का यूज यहाँ पे टॉर्क के लिए हो रहा है तो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती जा रही है। दूसरा आई स्क्वायर आर ए यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस हुए, जब दोनों की आर ए और ईबी मींस मैकेनिकल टॉर्क इन दोनों में जब यहाँ पे इसकी एनर्जी यूज होती रहेगी, इट मींस इसका करंट डिक्रीज करता रहेगा और जब डिक्रीज करता रहेगा तो हमने स्टेडी स्टेट जब लिमिट हमारे पास आई तो इट मींस अब अगली साइकिल शुरू होने से पहले ये फिर जो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ये दोबारा इसी आई मिनिमम वैल्यू पे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इट विल चेंज इन दिस वे एंड अगेन जब हमारी अगली साइकिल दोबारा चालू हुई तो ये इंक्रीज करेगा इन द सेम मैनर ऐसे करके और बाद में फिर ये डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे बतानी थी कि इसका नाम जो है फ्री व्हीलिंग डायोड। ये फ्री व्हीलिंग डायोड होती चीज क्या है, इसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान करें, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जो बाइसिकल जिसको हम कहते हैं, तो बाइसिकल में क्या होता है कि जब हम पेडल मार रहे हैं तो पेडल हमारा इनपुट है, पेडल के थ्रू हम अपनी जो मैकेनिकल फोर्स है ऑफ द आवर लेग्स हम वो इनपुट दे रहे हैं टू द साइकिल और वहां से हमारी चैन के थ्रू हमारे पीछे वाले पहिए में पहुंचते हैं, हमारे पीछे वाला पहिया हमारा आगे वो चलता है जिससे आउटपुट आता है या वर्क डन आता है जिसकी वजह से साइकिल हमारी आगे की तरफ चलती है। लेकिन हम यहाँ पे हम एक चीज के लिए देखें कि जितनी देर हम साइकिलिंग करते हैं फॉर ऑल द टाइम वी डू नॉट पेडल, हम पूरे टाइम के अंदर पेडलिंग नहीं करते। अब बात यह है कि हमने पेडलिंग पहले कर रहे हैं, बाद में जैसे हमने रोक दिया इट मींस हम इनपुट नहीं दे रहे। जब इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट कहां से आ रहा है, साइकिल आगे क्यों चल रही है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब हमने पेडलिंग करना बंद कर दिया इट मींस हमने इनपुट देना बंद कर दिया तो आउटपुट कहां से आ रहा है। आउटपुट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पीछे वाला जो हमारे पहिया है, पीछे वाले पहिए के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये चेन्स के थ्रू हम यहाँ पे पेडलिंग यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जैसे इनपुट और यहाँ से हमारे पास जा रहा है आउटपुट। तो जब हम यहाँ पे देखें कि ये जो चीज होती है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है साइकिल के अंदर, इसको हम कहते हैं फ्री व्हील। फ्री व्हील क्या है, फ्री व्हील वो ऑब्जेक्ट है कि जब हमने इनपुट देना बंद कर दिया उस टाइम भी ये उसको आगे चला रहा है। उस टाइम आगे कैसे करके चला रहा है, ये चला रहा है ड्यू टू इनर्शिया। जब हम पहले जब साइकिलिंग कर रहे थे, पेडलिंग कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे अंदर खुद आ गई थी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी आ गई थी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे थे। तो उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी को अब ये दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट मींस ये फ्री व्हील क्या ऑब्जेक्ट है, फ्री व्हील हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हो गया जहां पे हम इनपुट देना बंद कर दिया, मैकेनिकल पेडलिंग देना हमने बंद किया, उस टाइम पे भी आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जहां पे भी हम डायोड का इस तरह यहाँ पे यूज करते हैं, हमने इसमें भी यूज, यहाँ पे चोपर में यूज कर रहे हैं, हमने रेक्टिफायर में भी इसका यूज किया, इन्वर्टर्स में यूज किया, डिफरेंट जहां पर भी डिफरेंट कन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में भी इसका यूज कर रहे हैं। उन सब में बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब भी हमारे पास करंट थ्रू द लोड एक
ऐसे करके फ्लो कर रहा है जो उसका पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी। यहां पे स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी इसको हम कहें इनर्शिया, वो इसकी इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। इंडक्टेंस में इनर्शिया होती है करंट की, और कैपेसिटर में इनर्शिया होती है वोल्टेज की। इट रेजिस्ट चेंजिंग वोल्टेज। तो वही वाली इनर्शिया की वजह से इसके अंदर करंट को फ्लो कर रहा है। इसीलिए इस वाले डायोड को हम फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये कोई अलग से कोई टाइप का डायोड नहीं है। दिस इज एज सिंपल डायोड जो हमारे पास डायोड होते हैं, जैसे भी पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन जब इसका यूज ऐसे करके आ रहा है कि विदाउट इनपुट हम लोड करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उस तरह के जो डायोड होता है उसको हम फ्रीव्हीलिंग डायोड कहते हैं। तो अब ये तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे हो गई। अब हमें पता करना है कि ये वाली करंट आई है जब यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या आएगी, जिसकी वजह से हम आगे की और भी एनालिसिस कर पाए। और इसी तरह से जब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगी। हमारे पास जो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस करंट एंड दिस करंट। इन दोनों करंट की हम एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो एनालिसिस